सोचिए एक मेडिकल स्टोर के बारे में। वहाँ काउंटर पर एक आम सी दवा रखी होती है जो रोजमर्रा के सिर दर्द या बुखार के लिए बनती है। हाँ, सस्ती वाली दवाएं जो हम हमेशा देखते हैं। बिल्कुल। उस दवा की कीमत बहुत कम होती है और उसे बनाने वाली कंपनी को एक पत्ते पर शायद कुछ पैसों का ही मुनाफा मिलता है। अब उसी स्टोर के एक दूसरे ज्यादा सुरक्षित कोने में देखें, जहां कुछ ऐसी दवाइयां रखी हैं जो किसी की जान बचा सकती हैं। जैसे कैंसर की दवाएं, ऑन्कोलॉजी ड्रग्स। एग्जैक्टली। लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स। इनको बनाना बेहद मुश्किल होता है। मतलब इसमें सालों की रिसर्च लगती है और जब ये बनती है तो इस पर मिलने वाला मुनाफा उस आम दवा के मुकाबले दुगना या उससे भी कई ज्यादा होता है। सही बात है, मार्जिन का ही पूरा खेल है वहां पर। तो अगर एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो जिसने उस आम दवा वाले कोने से निकलकर सीधा उस लाइफ सेविंग हाई मार्जिन वाले ऑन्कोलॉजी कोने में अपनी जगह बना ली हो और अपना पूरा रेवेन्यू मॉडल ही बदल दिया हो, तो ये किसी आम बिजनेस पिवट से कहीं आगे की बात है, मैं तो यही कहूंगी। ये दरअसल किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम होता है। अपनी कोर आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल लेना, और वो भी ऐसी इंडस्ट्री में जहां एक छोटी सी गलती की वजह से लाइसेंस रद्द हो सकता है। ये सच में एक रेयर केस स्टडी है। और यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम बात कर रहे हैं साकार हेल्थ केयर की। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने सिर्फ एक साल में यानी FY 26 में अपने रेवेन्यू में 42% और अपने प्रॉफिट में 74% का जबरदस्त उछाल देखा है, जो कि जनरल फार्मा इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड 8 से 10% ग्रोथ रेट से बहुत बहुत अलग है। हाँ, और आज हम सागर हेल्थ केयर के Q4 FY 26 के नए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उनके अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स और स्क्रीनर डेटा का गहन विश्लेषण करेंगे। हमारा उद्देश्य बस ये समझना है कि कैसे ये कंपनी एक जनरल फार्मा मैन्युफैक्चरर से ट्रांसफॉर्म होकर एक हाई मार्जिन स्पेशल ऑन्कोलॉजी पावर हाउस बन गई है, और इस बदलाव के पीछे का असल मैकेनिज्म क्या है। बिल्कुल, और कैसे ये इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये 42% की रेवेन्यू ग्रोथ हवा में से तो आई नहीं होगी। देखिए, इस ग्रोथ के पीछे का मैथमेटिक्स बहुत क्लियर है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर थोड़ा झांकना होगा। FY 26 में सागार का कुल रेवेन्यू करीब 251.74 करोड़ रहा। ये पिछले साल के मुकाबले सीधा 42% ज्यादा है। वाओ, 42%। हाँ, और अगर हम इनके चौथे क्वार्टर यानी Q4 के फिगर्स पर नजर डालें तो अकेले उस क्वार्टर का रेवेन्यू 71.10 करोड़ था। लेकिन यहाँ जो आंकड़ा असल में कहानी बयां कर रहा है वो टॉप लाइन रेवेन्यू नहीं है। तो फिर क्या है? वो है उनका PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें 74% का उछाल आया है और ये बढ़कर लगभग 30.48 करोड़ हो गया है। वेट एक सेकेंड, अगर रेवेन्यू 42% बढ़ा है पर प्रॉफिट 74% बढ़ गया, इसका तो सीधा सा मतलब ये निकलता है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा दवाइयां नहीं बेच रही है, बल्कि अब वो ऐसी दवाइयां बेच रही है जिन पर मुनाफा बहुत ज्यादा बचता है। यही इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा पॉइंट है। इसका सबसे बड़ा सबूत उनका Q4 EBITDA मार्जिन है। FY 25 में उनका मार्जिन 27% था। ओके, 27%। लेकिन FY 26 के Q4 तक आते आते ये मार्जिन सीधा 37% तक पहुंच गया। अरे बाप रे, सीधा 10% का जंप। हाँ, और यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि ये 10% का मार्जिन एक्सपेंशन कोई कॉस्ट कटिंग का नतीजा नहीं है। ये सीधा उनके ऑन्कोलॉजी शिफ्ट का डायरेक्ट रिजल्ट है। ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं। तो मतलब बेसिकली हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली। इन प्रोडक्ट्स का मार्जिन उनकी पुरानी स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस के मुकाबले लगभग 2x यानी दोगुना होता है। ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा रेवेन्यू मॉडल अब एक्सपोर्ट और हाई मार्जिन ऑन्कोलॉजी की तरफ मुड़ चुका है, जिससे उनका 42% रेवेन्यू और ये मैसिव प्रॉफिट मार्जिन ड्राइव हो रहा है। इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। मैं सोच रही थी कि मान लीजिए कि जनरल फार्मा प्रोडक्ट्स जो है वो रोजमर्रा की आम गाड़ियों की तरह हैं, जैसे कम्यूटर कार्स होते हैं। हाँ, जैसे आम हैचबैक गाड़ियां। बिल्कुल, इन गाड़ियों की डिमांड हमेशा रहती है। ये मास प्रोड्यूस होती हैं, फैक्ट्री लाइन पर दिन रात बनती हैं। लेकिन कार कंपनी को हर एक गाड़ी पर एक बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अब संकार ने क्या किया, उन्होंने आम गाड़ियां बनाना कम करके कस्टम हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स बनाना शुरू कर दिया। ये एनालॉजी बहुत सही बैठ रही है ना? ये स्पोर्ट्स कार्स यानी ऑन्कोलॉजी मेडिसिन्स
कम तादाद में बनती हैं। इनको बनाने में ज्यादा प्रिसिजन और एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन हर एक स्पोर्ट्स कार पर मुनाफा आम गाड़ी के मुकाबले दुगना होता है। और ये एनालॉजी इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत सटीक तरीके से समझाती है, क्योंकि अगर किसी को आम कम्यूटर कार बनानी है तो वो एक साधारण फैक्ट्री में आसानी से बन सकती है, लेकिन अगर हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार बनानी है तो पुराने कारखाने और आम औजारों से काम नहीं चलेगा। उसके लिए एक हाईली एडवांस्ड फैक्ट्री और बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जो कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव होती होगी। सही कहा। सरकार ने एग्जैक्टली यही किया है अपनी भावला गुजरात वाली फैसिलिटी के साथ। इसके बिना पर उन्होंने अपने बिजनेस के आसपास एक किलेबंदी यानी मोट तैयार की है। लेकिन भावला फैक्ट्री में ऐसी क्या खासियत है जो ग्लोबल फार्मा जायंट्स के होते हुए भी इन्हें एक एज दे रही है? मेरा मतलब है, नोवार्टिस, फाइजर और सन फार्मा जैसी बड़ी कंपनीज तो पहले से ही कैंसर की दवाएं बना रही हैं। तो एक मिड साइज कंपनी अपना कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे बना रही है? देखिए, उसका जवाब दो टेक्निकल टर्म्स में छुपा है। पहला एपीआई इंटीग्रेशन और दूसरा OEL लेवल 4 कंटेनमेंट। ओके, ये दोनों थोड़े हेवी टर्म्स हैं, एपीआई और OEL। मैं समझता हूँ। बावला में जो उनकी फैसिलिटी है वो यूरोपियन यूनियन GMP अप्रूव्ड है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंटीग्रेटेड होना है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो दवा का मुख्य कच्चा माल या केमिकल होता है, और फिनिश्ड डोसेज फॉर्म यानी आखिरी गोली या इंजेक्शन जो मरीज को दी जाती है, ये दोनों एक ही छत के नीचे बनते हैं। अच्छा, तो आमतौर पर फार्मा कंपनीज ऐसा नहीं करती? क्या वो कच्चा माल कहीं और से मंगवाती हैं? ज्यादातर केसेस में हाँ। बहुत सी कंपनीज API चाइना या दूसरे देशों से इंपोर्ट करती हैं और फिर अपने प्लांट में उसको दवा की शक्ल देती है। ओह, तो उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी और सप्लाई चेन डिलेज झेलने पड़ते होंगे। बिल्कुल। इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर API की सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ी आई या सप्लायर ने अचानक दाम बढ़ा दिए तो सीधा असर आपके मार्जिन पर पड़ता है। सरकार का ये इन हाउस API डेवलपमेंट उन्हें सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल देता है। इनका कच्चा माल भी अपना है और फाइनल प्रोडक्ट भी। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और वही बचत उनके 37% EBITDA मार्जिन में दिखाई दे रही है। समझ गई। मतलब कच्चा माल अपना होने से मुनाफा तो बढ़ा, पर आपने OEL लेवल 4 का जिक्र किया था। ये क्या चीज है? OEL का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट। देखिए, कैंसर के इलाज में जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं वो दरअसल बहुत ही पोटेंट और टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कैंसर सेल्स को मारते हैं। हाँ, ताकतवर केमिकल्स होते हैं। अगर इन दवाओं को बनाने वाले वर्कर्स इन केमिकल्स के संपर्क में आ जाएं तो उनकी जान को सख्त खतरा हो सकता है। इसलिए इन दवाओं को आम फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। इनके लिए हाई कंटेनमेंट फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, जिसे OEL लेवल 4 कहते हैं। यहाँ ग्रीन केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है जिससे एक्सपोजर 0 हो जाए। ये फैसिलिटी सेटअप करना बेहद महंगा और मुश्किल होता है। सरकार ने ये कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट पहले ही कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि एंट्री बैरियर बहुत हाई है। कोई भी नई कंपनी आकर कल से कैंसर की दवाएं बनाना शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें ये महंगी और सुरक्षित फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, यही उनका मोट है। और इस फैक्ट्री में एक्चुअली बन क्या रहा है? इनके पास अभी 55 ऑन्कोलॉजी मॉलिक्यूल्स डेवलप्ड हैं और 32 डोजियर्स लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वाओ, 55 मॉलिक्यूल्स, ये तो काफी बड़ा पोर्टफोलियो है। हाँ, इन मॉलिक्यूल्स में अमाइटिनिब और अबरैट्रॉन जैसी अहम और हाई डिमांड कैंसर दवाइयाँ शामिल हैं, जो फ्यूचर में इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनेंगी। और इस हाईटेक फैसिलिटी का एक और फायदा ये है कि ये सिर्फ अपने ब्रांड की दवाइयाँ नहीं बना रहे। यहाँ CDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग और CRAMS यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल है, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और इन्हांस होती है। CDMO को अगर हम आसान शब्दों में समझें, तो क्या ये किसी वाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग गिग की तरह है? जैसे मान लीजिए एक बहुत एडवांस्ड बेकरी है जो अपने नाम से तो केक बेचती है, पर शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल्स भी उसी बेकरी से केक बनवाते हैं और उस पर अपना टैग लगाते हैं। बिल्कुल वैसा ही। जब बड़ी ग्लोबल फार्मा कंपनीज देखती हैं कि साकार के पास एक वर्ल्ड क्लास UEGMP अप्रूव्ड OEL लेवल 4 फैसिलिटी है, जहां API भी इन हाउस बनता है, तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट साकार को दे देती हैं। अच्छा, तो इसे सनाकार को रेवेन्यू स्टेबिलिटी मिलती होगी। हाँ, फायदा क्या होता है कि उनकी फैक्ट्री की कैपेसिटी पूरी तरह यूटिलाइज होती है। जब मशीनें 24 घंटे चलती हैं तो पर यूनिट कॉस्ट और कम हो जाती है और मार्जिन एक्सपैंड होकर वहीं 37% वाले ब्रैकेट में सेट हो जाता है।
यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब 55 मॉलिक्यूल्स तैयार हैं, इंटीग्रेटेड फैक्ट्री चल रही है, मार्जिन्स 37% पर है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, इन महंगी दवाइयों को आखिर खरीद कौन रहा है? भारत का डोमेस्टिक मार्केट बड़ा जरूर है, पर क्या वो अकेले इतनी बड़ी 42% रेवेन्यू एक्सपेंशन को सपोर्ट कर सकता है? नहीं, डोमेस्टिक मार्केट अकेले ये वॉल्यूम और स्केल कभी नहीं दे सकता। और यही वजह है कि सनाकार का फोकस अब पूरी तरह से ग्लोबल एक्सपोर्ट पे शिफ्ट हो चुका है। ग्लोबल एक्सपोर्ट पर? हाँ, इस वक्त उनका एक्सपोर्ट फुटप्रिंट दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। उन्हें दुनिया भर में 12 मार्केटिंग ऑथराइजेशंस मिल चुके हैं और लगभग 125 डोजियर्स ग्लोबली फाइल हो चुके हैं, जो अप्रूवल के अलग-अलग स्टेजेस में हैं। मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हम अक्सर बिजनेस न्यूज में सुनते हैं कि कंपनी 60 देशों में फैल गई है और हम इसे एक मास्टर स्ट्रोक मान लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, 60 अलग-अलग देश, इसका मतलब है 60 अलग तरह के रेगुलेटरी बॉडीज, 60 अलग कानून, 60 अलग कंप्लायंस के सिरदर्द। सही बात है। ये तो किसी नाइटमेयर जैसा लगता है ना? क्या ये 60 देशों वाला फुटप्रिंट सच में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाता है, या फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है? ये एक बहुत ही वैलिड डाउट है। सरफेस पर देखने में ये सच में एक कंप्लायंस का नाइटमेयर लगता है, पर फार्मा इंडस्ट्री के सप्लाई चेन लॉजिक को समझें तो ज्योग्राफिकली बिजनेस को इस तरह 60 देशों में फैलाना दरअसल एक हेजिंग स्ट्रैटेजी है। हेजिंग स्ट्रैटेजी? हाँ, इसे ऐसे देखिए, अगर आपका 80% बिजनेस सिर्फ एक देश, मान लीजिए किसी अफ्रीकन देश पर निर्भर है, और वहां अचानक कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाए या वहां का रेगुलेटर अचानक फॉरेन इंपोर्ट्स पर बैन लगा दे, तो आपकी कंपनी तो रातों रात डूब जाएगी। बिल्कुल, सारा रेवेन्यू खत्म। लेकिन अगर आप 60 देशों में मौजूद हैं और 2 या 3 देशों में आर्थिक या रेगुलेटरी संकट आता भी है, तो बाकी के 57 देश उस नुकसान को बैलेंस कर लेते हैं। ये उन्हें एक सॉलिड लॉन्ग टर्म रीजनल स्टेबिलिटी देता है। अच्छा, मतलब अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने वाली बात है। लेकिन इन 60 देशों में एंट्री पाना आसान कैसे हुआ? उन रेगुलेटरी हर्डल्स और कंप्लायंस वाले सिरदर्द का क्या? यहाँ वही भवला फैक्ट्री का EU GMP स्टेटस उनका सबसे बड़ा हथियार बनता है। EU GMP यानी यूरोपियन यूनियन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसे आप एक ग्लोबल पासपोर्ट की तरह समझ सकते हैं। एक पासपोर्ट की तरह? हाँ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की दवा चेकिंग दुनिया में सबसे सख्त मानी जाती है। अगर आपकी फैक्ट्री ने यूरोप का टेस्ट पास कर लिया और वहां से अप्रूवल ले लिया, तो दुनिया के बाकी ज्यादातर देश, खासकर इमर्जिंग मार्केट्स, उसी अप्रूवल के आधार पर आपको अपने देश में दवाइयां भेजने की मंजूरी दे देते हैं। तो वो देखते हैं कि अगर यूरोप ने इनकी दवा पास कर दी है तो क्वालिटी ठीक ही होगी। एग्जैक्टली। इस एक EU GMP सर्टिफिकेट ने 60 देशों के दरवाजे खोल दिए, जो कि ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन का सबसे बड़ा ड्राइवर है। ये सच में एक ब्रिलियंट मूव है। पासपोर्ट वाली एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। सबसे मुश्किल वीजा ले लो, बाकी देश ऑन अराइवल एंट्री दे देंगे। और इस पासपोर्ट का फायदा सिर्फ छोटे देशों में नहीं, बल्कि यूरोप के अंदर भी हो रहा है। सरकार अब बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स कर रहा है। इसमें अकॉर्ड, इंटास, टोरेंट और जाइडस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये तो बहुत बड़े प्लेयर्स है। हाँ, इनके डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि सिर्फ अकॉर्ड और इंटास पोर्टफोलियो अकेले यूरोप में 50 से 100 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है। ये सब मिल के उस 42% रेवेन्यू ग्रोथ का बेस बना रहे हैं और स्पेशलिटी ऑन्कोलॉजी शिफ्ट को एक्सेलरेट कर रहे हैं। ओके, तो बिजनेस मॉडल मुझे समझ आ गया। इन हाउस API से कॉस्ट बची, OUL 4 फैसिलिटी से CDMO कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और EU GMP पासपोर्ट से 60 देशों में मार्केट एक्सेस मिल गया। सही समझे। तो अगर बिजनेस ऑन पेपर इतना सॉलिड है, तो अब सवाल ये उठता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम मार्केट में स्मार्ट मनी कहते हैं, वो इस कंपनी को किस नजर से देख रहे हैं? अगर हम स्क्रीनर डाटा पर उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो वहां एक बहुत ही रोचक ट्रेंड दिखाई देता है। मार्च 2023 में DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज, हाँ, DIIs, उनका हिस्सा इस कंपनी में एग्जैक्टली 0% था। जीरो, एकदम जीरो। हाँ, 0। लेकिन मार्च 2026 तक आते आते ये स्टेक बढ़कर 11.32% हो गया है। वहीं दूसरी तरफ FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक थोड़ा कम होकर 12.94% पर आया है। और प्रोमोटर्स ने भी अपना स्टेक 74% से घटाकर लगभग 53% कर दिया है। प्रमोटर्स का अपना स्टेक 74% से 53% पर ले आना थोड़ा चिंता का विषय नहीं है?
आमतौर पर इसे नेगेटिव सिग्नल माना जाता है क्योंकि लगता है प्रमोटर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। आमतौर पर हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। जब कोई कंपनी एक मैसिव एक्सपेंशन फेज में होती है, जैसे अपनी नई ऑन्कोलॉजी फैक्ट्री लगाना, तो प्रोमोटर्स को नया कैपिटल रेस करने के लिए अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है। यहाँ DIIs का 0 से सीधा 11.32% पर आना एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। क्योंकि DIIs ऐसी ही छोटी कंपनियों में पैसा नहीं डालते हैं ना। बिल्कुल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आसानी से किसी छोटी या मिड कैप फार्मा कंपनी में पैसा नहीं डालते। उनका आना ये दर्शाता है कि उन्हें कंपनी की लॉन्ग टर्म ऑन्कोलॉजी स्ट्रैटेजी और उनके एग्जीक्यूशन पर पूरा भरोसा है। लेकिन यहाँ एक पेच और है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या पेज है? कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी। सकार का स्टॉक पी रेशो इस वक्त करीब 62.0 पर ट्रेड कर रहा है, जो एक प्रीमियम वैल्यूएशन है, लेकिन इनका डिविडेंड पे आउट एग्जैक्टली 0% है। वेट, ये तो सच में थोड़ा अजीब है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्हें तो डिविडेंड्स बहुत पसंद होते हैं। एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 74% बढ़ गया हो, जिसका EBITDA मार्जिन 37% हो, वो अपने इन्वेस्टर्स को मुनाफे का एक भी हिस्सा वापस नहीं बांट रही, और फिर भी DIIs लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। इन दोनों बातों के बीच का आखिर कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन सीधा उस स्पोर्ट्स कार फैक्ट्री से है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी और उसकी R&D नेचर से ही बहुत कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। इनमें लगातार पैसा झोंकना पड़ता है। ओह, मतलब कैश फ्लो का इशू है। नहीं, एक जीरो डिविडेंड पॉलिसी का यहाँ मतलब ये नहीं है कि कंपनी कैश ट्रैप्ड है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट अपना सारा मुनाफा वापस अपनी EUMP फैसिलिटीज को अपग्रेड करने और नई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में रीइन्वेस्ट कर रही है। एक तरह से नियर टर्म मार्जिन्स पर दबाव तो आता है, पर DIIs इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो DIIs को फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आज डिविडेंड नहीं मिल रहा? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी डिविडेंड लेने से ज्यादा जरूरी उस ग्रोथ इंजन को फ्यूल करना है। मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि जब ये नई फैसिलिटीज अपनी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन यानी पूरी क्षमता पर आएंगी, तो यही फैक्ट्री 800 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। वाओ, 1000 करोड़! हाँ, इन्वेस्टर्स उस फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ पर बेट लगा रहे हैं। उन 55 ऑन्कोलॉजी मॉलिक्यूल्स की कमर्शियलाइजेशन पर बेट लगा रहे हैं, ना कि आज के छोटे डिविडेंड पर। तो इन्वेस्टर्स बेसिकली अभी सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि कल उन्हें एक बहुत बड़ा पे ऑफ मिल सके। लेकिन यहाँ हमें एक रियलिटी चेक भी लेना होगा। कोई भी हाई ग्रोथ कहानी बिना स्पीड बम्स के पूरी नहीं होती, खासकर फार्मा सेक्टर में जहाँ रूल्स हर दिन बदलते हैं। एक PE रेशो जो 62 का हो, उसने तो फ्यूचर ग्रोथ को पहले ही प्राइस इन कर लिया है ना। मतलब स्टॉक प्राइस लगभग 839 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो इनके 1000 करोड़ तक पहुंचने के रास्ते में असली खतरे या रेगुलेटरी हर्डल्स क्या हैं? सबसे बड़ा रिस्क ऑन्कोलॉजी एग्जीक्यूशन रिस्क ही है। देखिए, लैब में 55 मॉलिक्यूल्स डेवलप कर लेना एक बात है, लेकिन उन्हें एक्चुअल बाजार में लाके बेचना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। मार्केट कंपटीशन बहुत कड़ी होती है, और ग्लोबल जायंट्स अपने मार्केट शेयर को आसानी से नहीं छोड़ते होंगे। बिल्कुल, नई दवाइयों को कमर्शलाइज करने में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क चाहिए होता है, वहाँ एग्जीक्यूशन थोड़ा भी वीक हुआ तो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू बुरी तरह हिट हो सकता है। और दूसरा खतरा वही रेगुलेटरी सिरदर्द होगा जिसे हमने पासपोर्ट कहा था। सही पकड़ा आपने। रेगुलेटरी हर्डल्स इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सच्चाइयां हैं और उससे बचना नामुमकिन है। UMGMP और ग्लोबल मार्केट ऑथराइजेशन पाना सिर्फ एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसमें हर साल ऑडिट्स होते हैं। और यहाँ एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। भारी मतलब बहुत भारी। मान लीजिए किसी दिन रेगुलेटर प्लांट के इंस्पेक्शन पर आता है और उन्हें फैसिलिटी कंप्लायंस में या डेटा एंट्री में कोई माइनर फ्लॉ भी मिल जाता है, तो वो उस प्लांट का लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब अगर पासपोर्ट रिवोक हो गया तो आप बॉर्डर पे ही फंस जाएंगे। 60 देशों की स्टेबिलिटी धराशायी हो जाएगी। हाँ, एक फेल्ड इंस्पेक्शन पूरे सप्लाई चेन को और उन 60 देशों के एक्सपोर्ट्स को रातों रात रोक सकती है। इसके अलावा ये कैपिटल इंटेंसिव नेचर मार्जिन्स पर हमेशा दबाव बनाए रखता है। आप नई फैसिलिटी लगा तो लेते हैं, पर उसको मेंटेन करने की फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई होती है। ये सिचुएशन तो सच में एक पतली रस्सी पर चलते हुए आग से खेलने के समान है।
एक तरफ आपको हर हाल में अपनी 42% की रेवेन्यू ग्रोथ और 37% मार्जिन मेंटेन करना है ताकि 62 का प्रीमियम पीई रेशियो जस्टिफाई हो सके। हाँ, और दूसरी तरफ आपको ग्लोबल रेगुलेटर्स के सामने जीरो एरर पॉलिसी पर काम करना है। थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो असर सीधा स्टॉक प्राइस पर दिखेगा, जो स्टॉक स्टेबिलिटी को खतरे में डाल देगा। अगर हम इसको मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट ने इनकी अब तक की सफलता को पूरी तरह सराहा है। उन्होंने उस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट किया है। इसलिए अब आगे चलकर लॉन्ग टर्म स्टॉक स्टेबिलिटी सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगी कि मैनेजमेंट इन रेगुलेटरी हर्डल्स को कितनी सफलतापूर्वक पार करता है। और उन 32 डोसेयर्स का क्या होता है जो लॉन्च के लिए तैयार है? एग्जैक्टली उन 32 डोसेयर्स से एक्चुअल कमर्शियल सेल्स कितनी तेजी से आती हैं और क्या 60 देशों वाला फुटप्रिंट अपने वादे के मुताबिक रीजनल स्टेबिलिटी दे पाता है। उन्हें इन्वेस्टर्स को लगातार ये दिखाना होगा कि री इन्वेस्टमेंट का पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। एक सामान्य फार्मा मैन्युफैक्चरर से शुरू होकर साकार हेल्थकेयर ने एक बहुत ही डेलिब्रेट तरीके से अपना रास्ता बदला। उन्होंने जनरल फॉर्मुलेशन से निकलकर सिर्फ 55 स्पेसिफिक ऑन्कोलॉजी मॉलिक्यूल्स पर फोकस किया, जो इन्हें एक सॉलिड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। बिल्कुल। फिर उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास OEL लेवल 4 EU GMP फैसिलिटी बनाई, जहां API और फाइनल दवा दोनों इन हाउस बनते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट कंट्रोल में आई और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। और उस फैसिलिटी के दम पर ही उन्हें CDMO कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और 60 देशों में एक्सपोर्ट का एक्सेस मिला। राइट। और इन सब का आखिरी नतीजा ये निकला कि उन्होंने 37% का जबरदस्त Q4 EBITDA मार्जिन हासिल किया, जो कि स्टैंडर्ड मेडिसिन से 2x बेटर रिटर्न्स देता है। और सुनने वालों के लिए इस डीप डाइव की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये साफ दिखाता है कि कैसे एक कंपनी वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस यानी सस्ती दवाएं बड़े पैमाने पर बेचना से हटकर वैल्यू बेस्ड स्पेशलिटी बिजनेस में शिफ्ट होकर अपनी पूरी ट्रेजेक्टरी बदल सकती है। सही बात है। बिजनेस की असली ग्रोथ खासकर आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सिर्फ ज्यादा बेचने में नहीं है, बल्कि क्या बेच रहे हैं और किस मार्जिन पर बेच रहे हैं, इसमें छुपी होती है। लेकिन देखिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसी बात है जो इस पूरी कहानी को एक नए एंगल से देखने पर मजबूर करती है। वो क्या? सागर ने अपने आप को कम्यूटर कार से स्पोर्ट्स कार में बदल तो लिया है। उनका ये ट्रेडिशनल स्मॉल मॉलिक्यूल ऑन्कोलॉजी पाइपलाइन, यानी ये जो 55 दवाइयां हैं, ये भी बहुत तेजी से मार्केट पकड़ रही हैं और उन्हें बड़ा मार्जिन दे रही हैं। पर हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कैंसर के इलाज के लिए टेक्नोलॉजी हर रोज बल्कि हर मिनट बदल रही है। हाँ, R&D कभी नहीं रुकती। वही ना, बायोलॉजिक्स, टारगेटेड सेल थेरेपीज और पर्सनलाइज्ड mRNA थेरेपीज जैसी नई टेक्निकें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये नई थेरेपीज ट्रेडिशनल केमिकल्स की तरह नहीं, बल्कि मरीज के DNA और सेल्स के हिसाब से काम करती हैं। ये तो सच में फार्मा इंडस्ट्री का फ्यूचर है। तो सोचने वाली बात ये है कि एक ऐसी तेजी से बदलती मेडिकल दुनिया में क्या संकारा का ये ट्रेडिशनल स्मॉल मॉलिक्यूल अप्रोच उन्हें आने वाले अगले 10 सालों तक लंबा फायदा दे पाएगा, या फिर जब तक वो अपने 1000 करोड़ रेवेन्यू के टारगेट तक पहुंचेंगे तब तक मेडिकल टेक्नोलॉजी उनकी इन केमिकल स्पोर्ट्स कार से कहीं आगे निकल जाएगी और इन्हें एक बार फिर से अपना पूरा वजूद बदलना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त देगा और फार्मा इंडस्ट्री को आने वाले वक्त में ढूंढना ही होगा। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।